कि हमारे पास में ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है बेटा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बिंब की स्थिति कहां पर है? दर्पण के सामने। तो यहां से हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा बेटा जी, वो कहां कहां मिलेगा? तो यहां से इसकी आपतित किरण जाएगी, यहां जाएगी, यहां से थोड़ी सी ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो हमें यहां से सीधे सीधे इसकी आभासी बिंब यहां पर दिखेगा। तो ये कोणीय विपाटन है और प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ध्रुवों से बिंब व प्रतिबिंब की जो दूरी है उसका गुणनफल ही क्या है? इस फोकस की दूरी के बराबर होगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? बढ़िया पढ़ रहे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं दिनेश जाट आज फिर से अपन मिलने आ गए हैं। तो आज के इस मुलाकात में हम डिस्कस करेंगे बेटा जी अपना नया चैप्टर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय उपकरण। देखिए बेटा, बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम फॉर्मूले याद नहीं कर पाते हैं चैप्टर के। तो आज मैं सारे के सारे फॉर्मूले लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए, चित्रों के साथ। एक एक चित्र के साथ एक एक फॉर्मूले को याद करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को बेटा जी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं परावर्तन के नियमों की बात करते हैं। इस चैप्टर में अपन बेसिकली परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से प्रकाशीय उपकरण हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, परावर्तन के नियमों की बात करते हैं। परावर्तन के नियमों की बात करें तो बेटा इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन सतह पर आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, क्या बोला है? आपतित किरण कौन सी है? AB। और परावर्तित किरण कौन सी है? यहाँ से BC। तथा परावर्तन सतह SS', ये वो सतह है जिस पर ये आपतित किरण आकर गिरती है और ये परावर्तित किरण चली जाती है। पर आपतन बिंदु B, ये बिंदु है B जहां पर ये अपने पास में परावर्तित कोण जो है, ये जो आपतित किरण है इसके ऊपर आकर गिरती है। पर अभिलंब NB, ये NB है, एक ही तल में होते हैं। यह तल आपतन तल या परावर्तन तल कहलाता है। क्लियर बात? आपतन कोण है यहाँ पर I और ये है अपने पास में R, ये है I, तो आपतन कोण है। और I क्या है यहाँ पर हमारे पास में बेटा? देखिए आपतन कोण जो कि अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनता है। ये अभिलंब है और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बना है इसको अपन क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच में बने कोण को अपन क्या कह देते हैं? अपन कह देते हैं बेटा जी यहाँ से परावर्तन कोण। और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। जब भी यहाँ पर इसके पहले नियम की बात करें तो पहला नियम क्या कहता है कि हमारे पास में ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है बेटा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। पहला नियम यही है इसका, इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। तो आगे अपन बात करते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई समतल दर्पण हो, उसके द्वारा परावर्तन हो। दर्पण हमारे पास में कई प्रकार के हो सकते हैं, गोलीय दर्पण भी होते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पर समतल दर्पण। समतल दर्पण के परावर्तन की बात करते हैं अपन। लिखा है बिंब तथा प्रतिबिंब के आकार समान होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात ही ये आ गई है। जब भी अपन समतल दर्पण की बात करेंगे ना बेटा जी, समतल दर्पण के लिए बिंब और प्रतिबिंब, भाई जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं सामने लाकर एक मेरे समतल दर्पण रख दूं, तो जितना मेरा आकृति है, जितनी मेरी लंबाई है, उतनी ही मेरा चित्र बनेगा। बात समझ में आती है? तो बिंब तथा प्रतिबिंब के आकार समान होते हैं। वास्तविक बिंब के लिए प्रतिबिंब आभासी होता है तथा आभासी बिंब के लिए प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इंपॉर्टेंट बात है, पता होना चाहिए। क्लियर बात कि वास्तविक बिंब के लिए प्रतिबिंब आभासी होगा तथा आभासी बिंब के लिए प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कि हम वास्तविक है, हमारा चित्र बनेगा। चित्र के लिए भी देख सकते हैं अपन। बात समझ में आती है? तो इस बात को ध्यान में रखें। फिर किसी स्थिर आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को कोण थीटा पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से समान दिशा में घूम जाती है। कि यदि अपन, जैसे हमारे पास में ये कोण था, ये हमारे पास में क्या है? एक दर्पण है बेटा जी। दर्पण बना लेता हूं मैं, या ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास में समतल दर्पण आ गया। क्लियर बात? क्या बोला है? यदि स्थिर आपतित किरण के लिए यदि दर्पण को कोण थीटा से घुमाया जाता है तो परावर्तित कोण 2 थीटा से घूम जाता है। इस बात को ध्यान में रखें कि यदि अपन यहां से हमारे पास में ये किरण आ रही थी, यदि इस दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दे, कुछ इस तरीके से ये थीटा कोण से घुमा दे, तो हमारे पास में ये जो किरण थी, आपतित किरण जो है, किसी स्थिर आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को कोण थीटा से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सवाल सोल्व करने में मदद करेगा। यदि दर्पण को अपन, जो समतल दर्पण है, उसको किसी कोण थीटा पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित कोण कितने कोण से विचलित हो जाएगी? तो यहाँ पर 2 थीटा कोण से समान दिशा में घूम जाती है। क्लियर बात? दिशा नहीं बदलती है, कोण बदल जाता है। बात क्लियर है? हमारे पास में ये कुछ इस तरीके का समतल दर्पण होगा बेटा जी, जिसमें ये प्रतिबिंब ये आ चुका है हमारे पास में। वस्तु कह दो या इसको कह दो
प्रतिबिंब, सॉरी इसको कह दो बेटा क्या, बिंब। क्लियर बात। यहां से हमारे पास में इंसिडेंट रे बोले तो आपतित किरण जाएगी, एक आपतित किरण इधर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन मिल जाएगा हमें, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इनका अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। ध्यान से देख रहे हो, ये हमारे पास में आपतित किरण गई। क्लियर बात। आपतित किरण इधर से पहुंच गई, ये आपतित किरण यहाँ से टकराते हुए इधर आ गई, ये जो है सीधे गई और सीधे टकरा कर आ गई। इसको जो आपतित किरण, ये हमारे पास में इसकी परावर्तित किरण है बेटा। ये कैसी किरण है? परावर्तित किरण है। अगर इस परावर्तित किरण को हम देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इस परावर्तित किरण को अगर पीछे से मिलाने की कोशिश करें और ये इधर से हमारे पास में इसकी परावर्तित किरण है, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बिंदु है ये यहां मिलेगा हमें इस दर्पण के पीछे। तो जहां इंटरसेक्शन बिंदु होगा वहीं पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। बात क्लियर है? फिर आगे अपन बात करें, वही झुके हुए दर्पणों की बात कर रहे थे कि झुके हुए दर्पणों के लिए प्रतिबिंबों की संख्या, कि अगर दर्पण झुके हुए हैं तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपन देख लेंगे कि भाई साहब 360 बटा थीटा कि दर्पण कितने कोण पर झुका हुआ है, तो वो तो हो गया थीटा। तो ये डिवाइड करके एक वैल्यू निकालो m। अब m सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। अगर m सम आता है तो प्रतिबिंबों की संख्या जो कि n है वो m माइनस n हो जाएगी, m माइनस 1 हो जाएगी। बात क्लियर है? और अगर विषम आ जाता है तो इसके भी दो केस है, कि यदि बिंब समद्विभाजक है, ये सॉरी बिंब अगर समद्विभाजक नहीं है, कि जिस रेखा पर खड़ा है अगर उस रेखा को दो भागों में डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हमारे पास में n बराबर m हो जाएगा, और समद्विभाजक है तो अपन क्या कर देंगे, n बराबर m माइनस 1 आ जाएगा। बात क्लियर? फिर आगे बात करें तो गोलीय दर्पण कुछ इस तरीके के होते हैं बेटा जी। जैसे ये हमारे पास में गोलीय दर्पण था और ये इसकी गोलीय सतह है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। क्लियर बात? तो यहां से एक तो ऐसे बाहर से हमने इसकी जो गोलीय सतह है, ये बाहर से हमने इसकी क्या कर रखा है, ये गोलीय दर्पण बन चुका है, तो इसको अपन बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं, और यहाँ पर ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पर कैसा बनता है, वर्चुअल प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। बात क्लियर है? फिर आगे हम बात करते हैं बेटा, चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे तो एक कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन सिस्टम होता है हमारे पास में, उसमें क्या करें, निकाय प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण का जो ध्रुव होता है वो मूल बिंदु होता है। आपतित किरणों की दिशा को धनात्मक x के रूप में लिया जाता है। आपतित किरण जो भी आ रही है उसको अपन मानते हैं कि वो x दिशा से आ रही है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष होती है। आपतित किरण जो आ रही है ध्रुव की ओर, और भाई साहब ये कुछ इस तरीके से आपतित किरण इधर चल रही है ध्रुव की तरफ, तो ये प्लस दिशा हो गई, और ये ऊपर वाली दिशा भी क्या है, प्लस। तो इधर वाली दिशा माइनस और नीचे वाली दिशा माइनस। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर उपरोक्त परिपाटी के आधार पर अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं तथा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होते हैं। आइए देख लेते हैं। ये हमने देखा था कि ये हमारे पास में अवतल दर्पण है और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। क्लियर बात? तो यहां से इसने क्या बोला है देख लेते हैं कि उपरोक्त परिपाटी के आधार पर अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं तथा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होते हैं। क्लियर बात? इसके लिए हमारे पास में ऋणात्मक और इसके लिए क्या हो जाएंगे, हमारे पास में धनात्मक हो जाएंगे। क्लियर बात? क्योंकि यहां से देखिए ये किरण इधर से आ रही है, ये इधर जा रही है। क्लियर? फिर आगे हम बात करें बेटा जी, ये चिन्ह परिपाटी होगी, इसको ध्यान रखिए। फिर अपन अवतल दर्पण के लिए अगर अपन बात करें बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब कहां कहां बनेंगे, तो इस टेबल को ऐसे कैसे ध्यान रखिए कि अगर हमें यहां दिया गया बिंब की स्थिति, P का मतलब हो गया हमारे पास में ध्रुव और F का मतलब हो गया फोकस। तो अगर P व F के बीच, जैसे इस चित्र में अपन देखें, ये दे रखा है हमें P और ये दे रखा है F। तो ये P तो है क्या, ध्रुव, और ये F क्या है, फोकस। F क्या है, फोकस। तो बहुत बेसिक सी बात है हमारे पास में, ध्यान से सुने कि यदि बिंब P व F के बीच रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तथा इसकी जो आवर्धन क्षमता है, इसको अभी अपन जानेंगे थोड़ी देर बाद में, ये धनात्मक होती है। m का मान 1 से ज्यादा हमें मिलता है। और प्रकृति की बात करें तो ये आभासी में सीधा प्रतिबिंब बनता है। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, इस टेबल को याद कर लीजिए, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्टली। और यदि बिंब फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो अनंत पर होगी। फोकस पर अगर प्रतिबिंब रखा है तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। आवर्तन क्षमता नेगेटिव है, उच्च आवर्धित होगा। फिर बाद में प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा अपने को प्रतिबिंब दिखाई देगा। एफ व सी के बीच में अगर बात करें तो सी से दूर और नेगेटिव आवर्धित और वास्तविक एवं उल्टा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये पूरी टेबल रहेगी बेटा जी, और ये हमें अलग अलग इसके रिजल्ट रहेंगे और ये हमें प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा।
बहुत बेसिक सा सवाल यहाँ से आता है, ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि अनंत पर अगर बिंब रखा है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? प्रतिबिंब की स्थिति F पर होगी, आवर्धन क्षमता बहुत ही छोटा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब अगर बहुत छोटा है तो बताइए बिंब की स्थिति क्या थी? तो बिंब को हम कहाँ रख रहे हैं? अनंत के ऊपर। इस टेबल को ऐसे कैसे ध्यान रख लीजिए, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अपन उत्तल दर्पण की बात करें तो अगर दर्पण के सामने P व F के बीच, दर्पण के सामने होगा, यहां पर अपने को दो केस ही ध्यान में रखने हैं। दर्पण के सामने रखेंगे तो P व F के बीच प्रतिबिंब बनेगा, ये है प्रतिबिंब की स्थिति। ये किसकी स्थिति है? प्रतिबिंब की स्थिति है। और ये हमारे पास में इसकी आवर्धन क्षमता है। बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए बेटा जी, आवर्धन क्षमता। और ये हमारे पास में है प्रकृति। कैसी प्रकृति बन जाएगी? तो दर्पण के सामने अगर हमें बिंब रखा है, बिंब की स्थिति कहां पर है? दर्पण के सामने। तो यहां से हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा बेटा जी वो कहां कहां मिलेगा? प्रतिबिंब जो मिलेगा हमें मिलेगा P व F के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। और आवर्धन क्षमता की बात करें तो वो क्या हो जाएगी अपने पास में? एक से कम हो जाएगी। क्या ये आवर्धन क्षमता क्या होगी हमारे पास में? एक से कम हो जाएगी। और प्रकृति की बात करें तो आभासी व सीधा। और अगर अनंत पर रखा है तो फोकस के ऊपर बनेगा, और एक से बहुत कम आवर्धन क्षमता होगी, आभासी एवं सीधा। यहाँ पर हमारे को प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा जी कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र की अपन बात करें तो अपने पास में F की बात करें तो फोकस का x निर्देशांक, बिंब का x निर्देशांक, प्रतिबिंब का x निर्देशांक। क्लियर बात? जैसे इस चित्र की तरफ लेके चलूं मैं तुम्हें, तो यहां पर ये दिया गया है, हमें ध्यान से देखिए। ये हमारे पास में F फोकस है। क्लियर बात? मतलब फोकस का जो निर्देशांक है उसको अपन F बोल रहे हैं, ठीक है। फिर यहां से अपन बात करेंगे आगे, U और V हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। U और V की बात करें तो बिंब का x निर्देशांक है, जहां पर बिंब रखा होगा उसका x निर्देशांक है, तथा प्रतिबिंब जहां है उसका x निर्देशांक हो जाएगा। तो हमें ये जो दर्पण सूत्र है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। फिर ऐसे ही अनुप्रस्थ आवर्धन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में m बराबर h2/h1 बराबर -v/u। यहाँ पर h2 प्रतिबिंब का y निर्देशांक है तथा y1 बिंब का y निर्देशांक है। और दोनों दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत होते हैं। बात क्लियर है? ये जो ऊंचाइयां है ये क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत होगी। क्लियर? और चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन देख लेंगे, अभी y निर्देशांक की बात कर रहे थे अपन, y निर्देशांक को कब धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे। बाकी ये हमारे पास में इसकी आवर्धन, अनुप्रस्थ आवर्धन आ चुका है, जिसमें m बराबर h2/h1 बराबर -v/u आ जाएगा। v यहाँ पर प्रतिबिंब का x निर्देशांक, u यहाँ पर प्रतिबिंब का ये बिंब का x निर्देशांक आ जाएगा। h2 अपने पास में बिंब का y निर्देशांक, सॉरी h2 यहाँ पर प्रतिबिंब का y निर्देशांक, और h1 क्या है? बिंब का y निर्देशांक। बड़े ही अच्छे से ध्यान रखेंगे सारे सूत्र। फिर बाद में आता है हमारे पास में अनुदैर्ध्य आवर्धन, जिसको अपन m2 से लिखेंगे। पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पर? अनुप्रस्थ आवर्धन। अब आ गया हमारे पास में अनुदैर्ध्य आवर्धन m2, जो कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई होती है। छोटे बिंबों के लिए m2 बराबर -mt²। कब हो जाएगा? जब छोटे बिंब हो गए। mt यहाँ पर क्या है? अनुप्रस्थ आवर्धन है। इसको ध्यान रखिएगा बेटा जी, बहुत बेसिक सी बात है, ध्यान रखेंगे अपन इसको, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन गतिशील बिंब के प्रतिबिंबों का वेग, कि अगर मान लो कि हमारे पास में ये कोई बिंब है बेटा जी, ये कोई हमें बिंब दिया गया है, कोई वस्तु दी गई है, इधर की तरफ अनंत से चल रही है फोकस की तरफ। ध्यान से देखिए, अक्ष के अनुदिश देखिए अपने को दिया गया है यहाँ पर से गतिशील बिंब। ये जो बिंब है हमारे पास में क्या है? ये गतिशील है, आगे की तरफ गति कर रहा है। तो जब कोई बिंब अनंत से अवतल दर्पण की फोकस की ओर गतिशील हो तो हमें यहाँ से देखिए, क्योंकि ये तो हमें दर्पण सूत्र से पता लगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अपन बेसिकली इनके वेग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसका अवकलन कर देंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी यहाँ से कि -1/v² dv/dt -1/u² du/dt बराबर 0। तो यहाँ पर हमें ये जो VIM है ये दिया गया है दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, और हमें यहाँ से ये VOM है दर्पण के सापेक्ष बिंब का वेग। इसको ध्यान रखिएगा, VIM क्या है और VOM क्या है। क्लियर बात? dv/dt को VIM बोल दिए हैं, du/dt को क्या बोल दिए हैं? VOM। बहुत बेसिक सी बात है। तो ये हमारे पास में इसके सूत्र आ जाएंगे, फॉर्मूले आ जाएंगे, जिनको अपने को ध्यान रखना है। m यहाँ पर हमारे पास में आवर्धन है। बात क्लियर? फिर आगे देखें, न्यूटन का सूत्र आता है। न्यूटन का सूत्र जो होता है, इसकी बेसिक सी बात है, ये वास्तविक बिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में ही लागू होता है। न्यूटन का सूत्र क्या है? ये सिर्फ वास्तविक बिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में ही लागू होगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा। अब यहां पर न्यूटन का सूत्र क्या कहता है कि हमारे पास में
अगर वास्तविक प्रतिबिंब, ये जो वास्तविक बिंब है इसकी फोकस से दूरी x1 है तथा वास्तविक प्रतिबिंब की फोकस से जो दूरी है वो x2 है, तो x1 और x2 को गुणा कर लेंगे तो ये हमें इनकी फोकस दूरी जो है उसके वर्ग के बराबर मिलेगा। बात क्लियर है? x1 x2 बराबर f स्क्वायर। एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, सारी चीजें लिखवाते जा रहा हूं तुम्हें, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको और सवाल लगाने की कोशिश कीजिए बेटा। फिर आगे देखिए प्रकाशिक समता जो कि डायोप्टर में मापते हैं। पूछा जा सकता है प्रकाशिक समता का मापन किसमें करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए डायोप्टर में करते हैं। किसमें करते हैं? डायोप्टर में करते हैं। तो ये हमारे पास में -1/f होती है, जहां पर f फोकस दूरी चिन्ह के साथ, हमें फोकस दूरी को किसके साथ रखना है? चिन्ह के साथ। ये इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है यहां से। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये जो फोकस दूरी है इसको चिन्ह के साथ नहीं रख पाते हैं, तो हमें ये चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा बेटा। क्लियर बात? फिर आगे देखें, अपवर्तन की बात करते हैं। अभी तक हमने परावर्तन के नियमों की बात करी थी, अब अपन अपवर्तन के नियम की बात करते हैं कि किसी अपवर्तित सतह पर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन म्यू बराबर हमारे पास में आ जाता है, अपवर्तनांक की बात करें तो ये c बटा v। अपवर्तन के नियमों की, जैसे परावर्तन के नियम पढ़े हमने, वैसे ही अपवर्तन के नियमों की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। ये भी सदैव क्या है? एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। कि यहाँ पर देखिए परावर्तन में क्या होता था? आपतित किरण आती थी, टकरा के वापस चली जाती थी। लेकिन परावर्तन में, अपवर्तन में क्या होगा? ये है, परावर्तन में हमने क्या देखा? आपतित किरण आएगी, टकराकर वापस चलेगी, जितना कोण यहां बनाएगी उतना ही कोण ये बनाएगी। बात क्लियर है? लेकिन यहां पर अपवर्तन की अगर अपन बात करें तो अपवर्तन में क्या हो जाएगा? ये आपतित किरण होगी और ये यहां से अंदर चली जाएगी इसमें। क्लियर? तो ये इसका आई जो कोण है ये आपतन कोण है और ये इसका जो आर कोण है बेटा जी, ये कैसा कोण है? परावर्तन कोण है। क्लियर बात? यहाँ पर ये परावर्तित हो जाएगी। सदिश रूप में अगर अपन बात करें तो देखिए ये हमें दिया गया है ई, देखिए ये हो गया ई कैप, ये इसकी दिशा है, और ये हो गया है आर कैप, और ये है हमारे पास में अभिलंब के लिए एन कैप, और ये इसका अपवर्तनांक हवा का म्यू1 है और ये किसी माध्यम में गुचा रहा है। ये हमारे पास में बाहर जो भी हवा रहेगी या माध्यम एक रहेगा उसका अपवर्तनांक, उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये म्यू1 और म्यू2 क्या है? अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक हो जाएगा। सदिश रूप में ये हमारे पास में इसका फार्मूला आ जाएगा कि ई कैप क्रॉस एन कैप डॉट आर कैप, क्योंकि सभी चीजें क्या है? लंबवत है। सभी चीजें क्या है? लंबवत। तो हमें पता है लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर आता है। बहुत बढ़िया। आगे से ध्यान रखिए, किसी माध्यम में दिया गया है, किसी माध्यम में किसी बिंदु पर आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तनांक कोण। देखिए स्नेल का एक नियम था, स्नेल हमारे पास में एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बोला कि म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर। बहुत अच्छे से समझिए, हमारे पास में अगर अपन देखें तो देखिए यहां पर आई क्या है? आपतन कोण है, आर क्या है? परावर्तन कोण है। तो स्नेल साहब ने क्या बोला, और यहां पर म्यू1 इसका अपवर्तनांक है, ये म्यू2 इसका अपवर्तनांक है। स्नेल ने क्या बोला कि हमें यहां से ये म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू1 इंटू साइन आई बराबर म्यू2 इंटू साइन आर, ये नियत रहेगा हमेशा। देखिए यहीं पर बोला है म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, स्नेल ने बोला ये हमेशा कैसा रहेगा? नियत रहेगा, अचर होगा। क्लियर बात? मतलब इसको अपन बदल नहीं सकते, इसका जो गुणनफल है अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक का गुणनफल किसके साथ? कोण की ज्या के साथ। ज्या का मतलब साइन, ज्या का मतलब साइन आई। क्लियर बात? साइन आर ये नियत रहेगा। और स्नेल ने बोला कि अगर साइन आई को, साइन आर को इधर भाग दे दो तो साइन आई बटा साइन आर बराबर अपने पास में आ जाएगा क्या बेटा? यहां से देखिए 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 अपन बोल देंगे यहां से म्यू2 बटा म्यू आई, क्या आ जाएगा? म्यू2 बटा म्यू आई। इसको मैं और देख लेता हूं, देखिए ये साइन आई बटा साइन आर, इधर से म्यू आर और इधर से म्यू आई, ये अपने पास में म्यू आर बटा म्यू आई, जो कि अपने पास में v1 बटा v2 बराबर λ1 बटा λ2। ये एक फॉर्मूला आ गया जिसको अपन क्या कह देते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर आगे सदिश रूप में ये आ जाएगा। और अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये इस बिंदु को ध्यान रखिए कि अपवर्तन के दौरान जो आवृत्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, प्रकाश की आवृत्ति बदलती नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अपवर्तन के कारण किरण के विचलन की बात करते हैं। हमारे पास में ये आया, देखिए ये विरल माध्यम था और ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जा रही है। क्लियर बात? तो
आपतित किरण ये है, इसको जाना चाहिए परावर्तित होके ऐसे, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ी सी अंदर की तरफ विचलित हो जाती है, इतना कोण बनाती है। ये जो कोण है इसको विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। और ये जो विचलन कोण होता है बेटा जी, ये आपतन कोण में से आर को माइनस कर लेंगे अपन, तो ये हमारे पास में विचलन कोण आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। बात समझ में आती है, ये इस किरण का विचलन हो जाएगा। फिर देखें कि किसी समांतर पट्टिका से अपवर्तन, हमने कोई समांतर पट्टिका रख दी कि यदि दोनों तरफ माध्यम समान हो तथा निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। बोला हुआ है हमें क्या, कि यदि दोनों तरफ माध्यम समान हो तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। जैसे हमारे पास में ये हवा है और ये क्या है, कांच की हमने एक पट्टी रख दी। क्लियर बात। तो यहां से ये आपतित किरण हो गई है, ये परावर्तित किरण हो गई है। क्लियर बात। बाद में क्या होगा, जैसे यहां भी कांच था और यहां पर भी हमने क्या रख दिया है, कांच। एक कांच यहां, एक कांच यहां, तो बाद में क्या होगा कि निर्गत किरण और अपने आपतित किरण जो है वो क्या हो जाती है भाई, यहां से ये हमारे पास में बाहर निकल रही है और ये दोनों कैसी हो गई है, समांतर हो गई है। बात क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी है। और ये हमने यहाँ की जो दूरी दे दी है ये है टी, पट्टिका की मोटाई, कि ये कांच की पट्टी थी, यहां पर भी कांच और यहां पर भी कांच, यहां से अंदर आई और यहां से बाहर निकल गई, तो लास्ट में इन दोनों को क्या होना पड़ गया है, समांतर होना गया है। फिर यहां से अगर अपन बात करें पार्श्व विस्थापन, कि इनके बीच में ये जो दूरी है ये हो गया है पार्श्व विस्थापन। ये कितना हो जाएगा, x बराबर टी साइन आई बाई आई माइनस आर बटा कोस आर, और टी यहाँ पर पट्टिका की मोटाई है। ये जो हमने पट्टिका ली है बेटा जी, इसकी मोटाई है ये टी। बात क्लियर है। फिर आगे हम देखेंगे, यदि पट्टिका के दोनों माध्यम भिन्न भिन्न हो, पट्टिका के दोनों ओर, इधर माध्यम कुछ अलग और इधर माध्यम कुछ अलग हो, अलग अलग हो, तो निर्मित किरण आपतित किरण के समांतर होगी। तो निर्मित जो किरण बनती है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। ध्यान रख लीजिएगा, दोनों तरफ अलग अलग माध्यम होगा तो क्या हो जाएगा। फिर आगे हम देखें कि किसी डूबे हुए बिंब की आभासी गहराई, कि हमारा कोई बिंब है जो डूबा हुआ है, उसके लिए अपन आभासी गहराई की बात करते हैं। कि हमने मान लो कि प्रारंभ में हमारे पास में कोई यहां पर बिंब रखा है, जिसकी यहां पर मान लो कि यहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां पर रखा है हमारे पास में बिंब। क्लियर बात। जिसकी गहराई कितनी है, h, और ये जो माध्यम में डूबा हुआ है उसका अपर्तनांक μ1, और यहां पर बाहर हमारे पास में हवा मान लो, कुछ ही मान लो, उसका अपर्तनांक μ2 है। क्लियर बात। तो यहां से इसकी आपतित किरण जाएगी, यहां जाएगी, यहां से थोड़ी सी ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, तो हमें यहां से सीधे सीधे इसकी आभासी बिंब यहां पर दिखेगा। बात समझ में आती है। ये इसकी हमें मतलब इसकी जो दूरी है वो h ना होके, ये इतना डूबा ना होके हमें ये h डैश दिखेगा। क्यों, यहां से जाएगा, जैसे ही इससे टकराएगा, इसको आगे जाना चाहिए था, लेकिन यहां से इसका थोड़ा सा विचलन हो जाएगा। क्या होगा, अभिलंब के समीप आपतन के लिए, अभिलंब के समीप आपतन के लिए अपन बोल देंगे h डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये h डैश कितना हो जाएगा, ये h डैश निकालने का है हमें। थोड़ा सा भाई, सिक्का अगर पानी में गिरा हुआ है तो वो हमें थोड़ा सा उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, उसका कारण यही है। क्लियर बात। तो h डैश h से कम हो जाएगा और μ1 μ2 से ज्यादा होना चाहिए। बात क्लियर है। तो अब यहाँ पर h डैश बराबर μ2 बटा μ1 इंटू h, और h डैश मापन के सदैव का मापन सदैव सतह से करेंगे। इनका जो मापन है सदैव कहां से करेंगे, सतह से करेंगे। बहुत बेसिक सी बात थी। फिर आगे हम चले, कुछ इस तरीके से ही हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये कोई किरण दे रखी है हमें, जहां पर अपन बात कर रहे हैं यहां से, ये जो अपवर्तनांक है यहाँ पर दे दिया है, इसका म्यू बराबर 1, और यहाँ पर ये पट्टी लगा दी हमने, तो कितना दे रखा है, इसकी मोटाई कितनी है टी। इधर से किरण गई, इधर अंदर गई, और यहां से ये इसका हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। बात क्लियर है। देखिए यहां से ये किरण जाएगी, अंदर जाएगी इसमें, और फिर ये बाहर निकल गई। अगर ऐसा होता है तो हमें प्रतिबिंब यहां दिखेगा, यहाँ पर बिंब रहेगा, और ये इसका आभासी विस्थापन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आभासी विस्थापन। आभासी विस्थापन टी बराबर 1 माइनस 1 बटा म्यू हो जाएगा। विस्थापन सदैव आपतित किरण की दिशा में ही होता है। आपतित किरणों की जो दिशा होती है, विस्थापन हमेशा उसकी दिशा में ही होगा। क्लियर बात। फिर आगे हम बात करें क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें और क्रांतिक कोण की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास में अगर हम देखें तो यहां से ये हमारे पास में क्या रखा है, बिंब रखा है, यहां से किरण जाती है, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर बात। यहां से ये किरण ऐसे गई, तो यहां से टकराकर ये कुछ इस तरीके से अंदर गई और यहां से वापस इधर आ जाती है। तो ये विरल से सघन माध्यम की अपन बात कर रहे हैं। तो किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गतिशील हो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले शर्तों की बात करते हैं। इसकी शर्त क्या होगी, शर्त होनी चाहिए कि किरण सघन माध्यम से
सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गतिशील होनी चाहिए। किरण क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात आ चुकी है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गतिशील होनी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये हमारे पास में आपतन कोण है I और ये है हमारे पास में क्रांतिक कोण C। इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो हमें ये जो क्रांतिक कोण है, ये जो क्रांतिक कोण है, ये कितना हो जाएगा बेटा जी? C बराबर साइन इनवर्स म्यू आर बटा म्यू डी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी डी बटा वी आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स लेमडा डी बटा लेमडा आर। हमको ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है बेटा जी किसकी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसको ध्यान रखेंगे बेटा, ये अलग अलग इसके शर्तें हो गई हैं। क्लियर? फिर आगे हम बात करें तो हमारे पास ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तों की बात कर रहे थे अपन। ये वही शर्तें हैं जो हमारे पास पिछले पीडीबी में लिखी थी। आगे अपन बात करते हैं बेटा जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण है हमारे पास में। सबसे पहला उदाहरण है हीरे का चमकना। हमने क्या कभी ऐसा सोचा है कि हीरा चमकता क्यों? हीरे की चमक क्यों महसूस होती है हमें? इस बात को अपन जानते हैं। हीरे के चमकने के कारण सबसे पहले यही है कि वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि जब आपतित कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो हीरे के चमकने का कारण कोई पूछ ले तो वो क्या है? वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर बात? ऐसे ही अपन बात करें तो प्रकाशीय तंतु की बात करें तो प्रकाशीय तंतु की भी बात करें तो उसमें जो चमक आती है वो किस वजह से आ जाती है हमारे पास में? वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देख लेंगे कि हीरे का चमकना इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये बात हमने अभी बोली है। चूंकि हीरे के लिए अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट बिंदु है। हीरे का अपवर्तनांक 2.5 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना? 2.5 है। इसलिए इसका क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। इसका क्रांतिक कोण कितना है? 24 डिग्री है। अब हीरे की कटिंग इस प्रकार की जाती है, हीरे को जब अपन काटते हैं, हीरा जब बनाया जाता है तो उसकी कटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि आपतन कोण हमें क्रांतिक कोण से ज्यादा दिखाई देता है। आपतन कोण हमें क्रांतिक कोण से ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए इसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसलिए बार बार इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश का पुंज कुछ स्थानों से विशिष्ट दिशा से बाहर निकलता है जिससे चमक पैदा हो जाती है। प्रकाश का जो पुंज है क्या बोला है? विशिष्ट दिशा में बाहर निकलता है जिसकी वजह से चमक पैदा होती है। पूरी कहानी की अगर मैं बात करूं तो बेटा पूरी कहानी का सिर्फ एक ही सेंस है। क्या है? हीरे का चमकना क्या है कि हीरे की कटिंग इस प्रकार की जाती है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है और उसमें अगर अपन बात करें अपवर्तनांक 2.5 होता है और अपन बात करें आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। फिर बात करें प्रकाशीय तंतु, इसमें प्रकाश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता हुआ सूक्ष्म त्रिज्या के कांच के तंतु की अक्ष के अनुदिश गति करता है। क्लियर बात? तो अपन यहां से अनुदिश गति करता है। इस तंतु की क्रोड़ का अपवर्तनांक आसपास के माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक होता है। आसपास का जो भी माध्यम होता है क्रोड़ का अपवर्तनांक उससे बहुत ज्यादा होता है। तो अपन बोल देंगे μ1, ये क्रोड़ है अपने पास में μ1। क्लियर बात? और फिर अगर अपन बात करें आगे तो आसपास का अपवर्तनांक μ2 हो जाएगा हमारे पास में। तो ये μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इसको ध्यान रखिएगा बेटा जी। क्लियर बात? तो ये हमारे पास प्रकाशीय तंतु हो गया। फिर बात करते हैं मृग मरीचिका और लूमिंग। मृग मरीचिका की बात करें भाई, कई बार हमें सड़क पे बहुत दूर ऐसे दिखाई देता है गर्मियों के कि पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर बात? फिर अपन बात करें रेगिस्तानों में, देखोगे तो जब भी अपन बात करते हैं रेगिस्तानों में कई बार हमें लगता है कि बहुत दूर रखी कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब मिट्टी में बन रहा है, धरातल में बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? वही मृग मरीचिका मरीस्थलों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। वही कारण होता है जहां पृथ्वी के गर्म होने के कारण पृथ्वी की सतह के पास की हवा का अपवर्तनांक इसके ऊपर की हवा से कम हो जाता है। ऊपर की जो हवा है उसका अपवर्तनांक जो भी रहेगा भाई, मान लो कि ये μ1 है और ये पास की हवा है μ2, तो बोला क्या हुआ है? पृथ्वी की सतह के पास की हवा का अपवर्तनांक इसकी ऊपर की हवा से कम हो जाता है, मतलब μ2 कम हो जाता है μ1 से। तो दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाशीय किरण पृथ्वी की सतह के साथ साथ क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाती है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण, तो ये वही बात, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा, तो उस स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु के साथ दिखाई देता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है इस तरीके से। बात क्लियर है? ये गर्म सतह होती है और ये ऊपर की तरफ ठंडी सतह होती है। इसका अपवर्तनांक μ1 होता है, इसका अपवर्तनांक μ2 होता है। तो μ2 कम हो जाता है, μ1 ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपतित किरण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखता है।
इस वजह से ये जो प्रतिबिंब है वो बिंब के साथ ही दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ। क्लियर बात। ऐसा ही हमारे पास में ये समुद्रों में जहाज है जिसका चित्र भी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आगे हम बात करें बेटा जी, तो हमारे पास में अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो आ गया है प्रिज्म से अपन अपवर्तन की बात करते हैं। प्रिज्म से अपवर्तन को अगर समझेंगे बेटा तो हमारे पास में ये प्रिज्म था। क्लियर बात। इसमें यहां पर एक आपतित किरण आती है जो यहां से अंदर जाएगी परावर्तित होकर और यहां से बाहर निकल जाएगी। क्लियर बात। तो इसको आगे बढ़ा दें और यहां से इसको आगे बढ़ा दें तो हमारे पास में ये किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये इसका हमारे को क्या मिल जाएगा, विचलन कोण मिल जाएगा। ये इसका हमारे पास में आपतित कोण है और ये हमारे पास में इसका परावर्तित कोण आ जाएगा। ये कोण थीटा बन रहा है, ये बिंदु पी क्यू आर हो गया है। क्लियर बात। तो अब आगे अपन बात करें तो विचलन कोण डेल बराबर क्या हो जाएगा, ये विचलन कोण कितना होगा, तो ये आपतित कोण आई, यहां से ये किरण जा रही है आई डैश, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश और ये आई माइनस आई डैश। क्लियर बात। जहां पर आर प्लस आर डैश की बात करें, आर और आर डैश की बात करें तो ये दोनों कोण ए के बराबर आ जाएंगे। इन दोनों का योग कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, कोण ए के बराबर। फिर आगे अपन विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, जहां पर ये विचलन कोण अधिकतम हो जाएगा और ये विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा। अधिकतम कब होगा, जब हमारे पास में आई बराबर आई जी और आई बराबर आई ई, आई बराबर ई, ई बराबर आई जी हो जाएगा, जहां पर ई 90 डिग्री है और आई क्या है 90 डिग्री है। क्लियर बात। तो डेल तथा आई के मध्य परिवर्तन चित्र में दिखाया गया है। यहां पर ये हमने लिया है कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये हमें विचलन कोण डेल और किसके बीच में दिया गया है, आपतन कोण आई के बीच में ग्राफ बनाया गया है। ठीक है। आपतन कोण के एक और केवल एक ही मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। जब डेल बराबर डेल एम है तब आई बराबर आई डैश तथा आर बराबर आर डैश किरण प्रिज्म से सममित रूप से गुजरेगी। तो उस केस में हमारे पास में एन बराबर साइन ए प्लस एस, ये डेल एम है बटा 2 और साइन ए बटा 2, ये हमारे पास में इसका सूत्र आ जाएगा जिसको याद रखना। और यहाँ पर एन क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात करेंगे तो वो हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना है, पूछा जा सकता है कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला। तो एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 और बटा साइन ए बटा 2। क्लियर बात। फिर आगे अपन देखें एन माध्यम के कांच का निरपेक्ष कांच का एन माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर बात। फिर अपन बात करते हैं यहां से एक पतले प्रिज्म के लिए, जब अपन पतले प्रिज्म की बात करें तो हमारे पास में ये जो कोण ए है ये 10 डिग्री के बराबर या कम हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास में डेल्टा बराबर n माइनस 1 ए आ जाएगा। क्लियर बात। फिर प्रकाश का विक्षेपण, अगला टॉपिक आ गया हमारे पास में क्या बेटा जी, प्रकाश का विक्षेपण। कि जब सफेद प्रकाश किरण वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से अपवर्तित होती है तो इस किरण का अपन ने संघटक वर्णों में कोणीय विपाटन प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा पूछा जाती है कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होगा, हमें पता होना चाहिए बेटा जी प्रकाश का विक्षेपण क्या है। बहुत आसान सी परिभाषा है कि जब सफेद प्रकाश किरण वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में भी अपवर्तित होती है तो इस किरण का अपने संघटन कणों में विभाजन होने लगता है। क्या बोल रहे हैं कि जब कोई सफेद प्रकाश किरण वायु के अतिरिक्त, जब कोई सफेद प्रकाश किरण वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में भी अपवर्तित होने लगती है, अन्य किसी माध्यम में भी अपवर्तित होती है तो ये अपने संघटक कणों में वर्णों में विभाजित हो जाती है। तो ये कोणीय विपाटन है और प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। जिसमें विक्षेपण कोण की बात करें तो अपवर्तित विक्षेपित प्रकाश में सीमांत रंगों एक्सट्रीम कलर्स की किरणों के मध्य कोण को विक्षेपण कोण कहा जाता है और ये थीटा बराबर हमारे पास में क्या आ जाता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बात क्लियर है। फिर देखें आगे तो प्रिज्म के पदार्थ के माध्यम की विक्षेपण क्षमता। प्रिज्म के पदार्थ के माध्यम की जो विक्षेपण क्षमता है बेटा जी अपन उसको ओमेगा से लिखते हैं। इसमें ओमेगा बराबर आ जाता है हमारे पास में कोणीय विक्षेपण बटा माध्यम किरण पीले रंग का विचलन। तो यहां पर यह हमें दिया गया है कुछ इस तरीके से अपन बात करें तो ये हमारे पास में आपतित किरण हो गई है, ये थीटा है और यहां पर बोला है प्रिज्म के पदार्थ के माध्यम की विक्षेपण क्षमता ओमेगा। तो यहां पर हमारे पास में ये बहुत सारी किरणें बन गई, ये अपने वर्णों में विभाजित हो गया। क्लियर बात। ये मीन रे हो गई है, ये हमारे पास में क्या है, मीन रे हो गई है और ये कोण हमारे पास में इनका थीटा बन रहा है और ये हमारे पास में विचलन कोण बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर बात। तो अल्प कोण वाले प्रिज्म के लिए, जब अल्प कोण किसने बोला हमने,
कि ए की वैल्यू 10 डिग्री से कम हो जाए, ये जो कोण ए बनता है इसकी वैल्यू 10 डिग्री से कम हो या 10 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ओमेगा बराबर हमें मिलेगा डेल वी माइनस डेल आर बटा डेल वाई। बात क्लियर है? और बराबर एन वी माइनस एन आर बटा एन माइनस वन, जहां एन बराबर एन वी प्लस एन आर बटा 2। ये फॉर्मूला याद कर लेना है अपने को प्रिज्म के लिए कि इसकी माध्यम की विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगी। फिर बात करें यहाँ एन वी एन आर तथा एन क्रमशः बैंगनी, लाल तथा पीले रंग के पदार्थों के अपवर्तनांक है। यहाँ पर क्या है, एन वी एन, देखिए एन वी एन आर तथा एन क्रमशः बैंगनी, लाल तथा पीले रंग का अपवर्तनांक है। क्लियर बात? फिर देखिए दो प्रिज्मों का अगर संयोजन कर दिया जाए तो अवर्णक संयोजन की बात करते हैं, यह विक्षेपण रहित विचलन के लिए प्रयोग किया जाता है। अवर्णक संयोजन किस लिए काम में ली जाता है, इस बात को बड़े आसानी समझिए, ये विक्षेपण रहित विचलन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? विक्षेपण रहित के लिए। इसके लिए एन वी माइनस एन आर गुणा ए प्लस एन डैश आर माइनस एन डैश ए बराबर 0 हो जाएगा, और यह हमें ओमेगा डेल प्लस ओमेगा डैश डेल डैश बराबर भी 0 देगा। तो ये हमारे पास में इसका अवर्णक संयोजन हो जाएगा। फिर बात करें जहां ओमेगा ओमेगा डैश दोनों प्रिज्मों की विक्षेपण क्षमता तथा डेल डेल डैश माध्यम विचलन कोण है। बात क्लियर है? और परिणामी माध्य विचलन की अगर अपन बात करें, परिणामी माध्य विचलन की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला जाएगा, बेसिक सा फॉर्मूला है, हमको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। क्लियर बात? फिर देखिए वर्णक संयोजन, पहले हमने अवर्णक संयोजन किया, अब अपन बात करते हैं वर्णक संयोजन। तो इसमें यह विचलन रहित विक्षेपण को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यहां पर अवर्णक की बात कर रहे थे तो ये विक्षेपण रहित विचलन के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि यहां बात की ये विचलन रहित विक्षेपण को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए ये हमारे पास में फॉर्मूले हो जाएंगे जहां पर परिणामी विक्षेपण कोण ये कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, पता होना चाहिए हमें। तो ये एन वी एन आर तो पहले प्रिज्म के लिए, एन वी डैश एन आर डैश दूसरे प्रिज्म के लिए। क्लियर बात? फिर देखिए गोलीय सतह से अपवर्तन। अब अपन बात करते हैं गोलीय सतह के लिए, हमारे लिए प्रिज्म का खेल हो गया। अब गोलीय सतह आ गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां से हमारे पास में ये इस तरीके से तरंग गई, इसको कुछ इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं, ये इसका अपवर्तनांक μ1 है, ये इधर μ2 है। क्लियर बात? ये दिशा धनात्मक हो गई है। क्लियर? ये इसका ध्रुव बिंदु हो जाएगा। क्लियर? फिर अपन बात करें यहाँ पर μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। ये v u क्या है ये अपन पहले ही देख चुके हैं। μ1 μ2 हमारे पास अपवर्तनांक है दोनों तरफ के माध्यमों का। v u तथा r को चिन्ह के साथ प्रयुक्त किया जाता है। v बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में pi, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है इसको अपन pi बोलेंगे, तथा u बराबर क्या हो जाएगा po। तो ये आगे की दूरी है तो धनात्मक हो गया, और ये पीछे की दूरी है तो ऋणात्मक हो गया। तथा r की बात करें तो ये जो दूरी है ये इसकी त्रिज्या हो गई है, वक्रता त्रिज्या जिसे कहते हैं। क्लियर? त्रिज्या चिन्ह के साथ है, क्योंकि त्रिज्या आगे की तरफ है तो चिन्ह के साथ है। और यहाँ पर आवर्धन क्षमता की बात करें तो m बराबर μ1 v बटा μ2 u के बराबर आ जाएगा। क्लियर? फिर लेंस सूत्र की बात कर लेते हैं। हमें ये एक लेंस दिया गया है, ये पॉजिटिव दिशा हो जाएगी, तो 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, याद कर लीजिए इसको। फिर 1 बटा एफ बराबर म्यू माइनस 1 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, जहां पर m बराबर v बाई यू हो जाएगा। ये हमारे पास में लेंस के सूत्र आ जाते हैं। क्लियर बात? फिर देखें लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति की बात करें तो बेटा फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है लेंस की शक्ति कहलाती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की शक्ति। इसको अपन किस में मापन करते हैं? डायोप्टर में इसका अपन मापन कर लेते हैं। तो लेंस की शक्ति की बात करें तो बेटा जी P बराबर 1 बटा एफ। कि भाई साहब ये क्या बोल दिया हमने, ये मीटर में है, और अगर सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 100 बटा एफ आ जाएगा, और डायोप्टर इसकी क्षमता का मात्रक है। ये लेंस की शक्ति हो गई कुछ इस तरीके से। फिर लेंसों का संयोजन अगर करें, जैसे अपन अभी संयोजन करे थे उधर, तो यहाँ पर लेंसों का भी संयोजन अगर कर लें तो यहाँ पर चित्र में हमारे पास में दो पतले लेंस दिए गए हैं जिनको एक दूसरे के साथ संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की शक्ति की बात करें तो इसकी शक्ति P1, इसकी शक्ति P2, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते समय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। इसमें यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, इसको तो ध्यान रख लीजिए। इस सवाल में जब भी अपन संख्यात्मक गणनाएं करेंगे तो हमें जितनी भी वैल्यूज हो वो चिन्ह के साथ रखनी है। क्लियर बात? जैसे न्यूटन के सूत्र की बात करते हैं। अब यहां पर हमारे पास में ये F1 और ये F2 है, और यहां से हमें ये क्या मिल गई है, दूरी d। क्लियर बात? ये कुछ इस तरीके से संयोजन आ गया है। फिर न्यूटन के सूत्र की बात कर लेते हैं। न्यूटन का सूत्र क्या कहता है कि हमारे पास में यहां पर अगर देखूं तो यहां पर प्रतिबिंब रखा था, ठीक है, जिसकी यहां से दूरी कितनी है x।
ये F1 से दूरी, फोकस से दूरी कितनी है, x1 है, क्लियर। और ये फोकस की दूरी आ गई है यहां से ध्रुवों से, और ये यहां पर हमने बोल दिया कि भाई साहब ध्रुव से हमारे पास में जो बिंब है उसकी दूरी O है। फिर ऐसे ही इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ है, और इसकी यहाँ से फोकस से जो दूरी है वो x2 आ जाएगी, और इसकी जो दूरी ध्रुव से है वो v आ जाएगी, क्लियर बात। तो न्यूटन बाबा ने बोला कि जो फोकस f है, ये जो फोकस f है बेटा जी, इसका मान आएगा x1 गुणा x2, कि ध्रुवों से बिंब व प्रतिबिंब की जो दूरी है उसका गुणनफल ही क्या है, इस फोकस की दूरी के बराबर होगा। x1 फोकस से बिंब की दूरी और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को बताता है, क्लियर बात। ये हमने इसका अंडर रूट ले रखा है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए न्यूटन बाबा की जो सूत्र हमने लिखा है। फिर आगे बात करें अपन विस्थापन विधि की बात कर लेते हैं, कि इस विधि का उपयोग प्रयोगशाला में उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। विस्थापन विधि को क्यों काम में लिया जाता है, प्रयोगशाला में उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। ये एक तो हमने न्यूटन सूत्र से फोकस दूरी ज्ञात कर ली है, दूसरा अब हमारे पास में है विस्थापन विधि। विस्थापन विधि से भी अपन क्या करते हैं, फोकस दूरी को ज्ञात करते हैं। एक बिंब तथा एक पर्दा एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। ये हमारे पास में ये एक स्क्रीन है, एक पर्दा है, और ये हमारे पास में एक क्या बोला है, एक बिंब तथा एक पर्दा एक दूसरे से d दूरी पर है। यहां से हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट ले लो पहले, और ये पर्दा है, इनके बीच की दूरी d है, और बीच में हमने क्या रख दिया है, इसके मध्य f फोकस दूरी का एक पतला उत्तल लेंस रखा गया है, क्लियर बात। तो ये दूरी u हो गई है, और ये दूरी हमारे पास में क्या हो जाएगी भाई साहब, ये पूरी इतनी दूरी की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या कर देंगे, d में से u को माइनस कर देंगे, तो हमें ये v मिल जाएगा। तो आगे हम देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, कि यदि जो d है वो 4f से कम हो जाए, क्या बात कर रहे हैं अपन, कि यदि d क्या हो जाए, 4f से कम हो जाए, तो u काल्पनिक होगा, अतः भौतिक रूप से लेंस की कोई स्थिति संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे बिंदु, इनको ऐसे कैसे ध्यान रख लीजिए, कि d हमारे पास में 4f की फोकस दूरी के 4 गुणा से अगर d कम हो जाए, कि दूरी जो है अपने पास में पर्दे की दूरी और बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी कम हो जाए 4f से, तो लिंब की कोई स्थिति संभव, हम लेंस की कोई स्थिति हमारे लिए संभव नहीं है, और u यहां पर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। और d बराबर 4f के लिए u बराबर d बटा 2 बराबर 2f, अतः लेंस की केवल एक ही स्थिति संभव है, और यही हमारे पास में इसके फॉर्मूले हो जाएंगे, जिनको अपन u बराबर 2f हो जाएगा, u बराबर 2f हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो ये हमारे पास में d माइनस अंडर रूट d माइनस 4f बटा 2, तथा u2 बराबर हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से ये u1 आ जाएगा और ये u2 आ जाएगा, क्लियर बात। फिर आगे हम देख लेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये कोई चित्र दिया गया है जिसमें दो हमने क्या रख दिए हैं, लेंस रख दिए हैं। ये हमारे पास में वस्तु है, ये दो लेंस है, पहले इससे किरणें टकराएगी फिर इससे किरणें टकराएगी, तो हमें प्रतिबिंब दो बनते हुए दिखाई देंगे। कैसे प्रतिबिंब दिखेंगे, दो प्रतिबिंब दिखेंगे, एक हमें I1 दिखेगा और दूसरा I2 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लेंस की दो स्थितियों के लिए पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बिंब की लेंस से दूरियां u1 व u2 के लिए, बिंब की लेंस से दूरियां u1 व u2, ये u1 है और ये u2 दूरी है। फिर अपन बात करते हैं, यदि लेंस की दो स्थितियों के बीच की दूरी x है, तो x बराबर u2 माइनस u1। यहां पर x की बात कर रहे हैं, ये x, तो ये u1 है और ये u2 है, तो u2 में से u1 को माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास में लेंसों के बीच की दूरी आ गई है। तो ये कुछ इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। d प्लस ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस 4df बराबर हमें यहां से ये आ गई है इसकी फोकस दूरी। जब ले देखिए पूरी कहानी में एक ही बात है, अगर मेरे को फोकस दूरी निकालनी तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4d आ जाएगा। एकदम सिंपल सी कहानी है, जहां पर d क्या है, ये यहां पर हम देख रहे हैं कि ये तो u1 है, ये u2 आ गया है, और d लिखी है यहां से यहां तक की दूरी, बिंब से प्रतिबिंब की, बिंब से पर्दे की दूरी, क्लियर बात, सिंपल कहानी। फिर लेंस की दो स्थितियों के लिए संगत प्रतिबिंब की दूरी, संगत प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी जब हमारे पास में लेंस की दो स्थितियां होगी कुछ इस तरीके से। लेंस की दो स्थितियों के लिए संगत प्रतिबिंब की दूरियां, तो पहले प्रतिबिंब की दूरी ये आ जाएगी हमारे पास में v1 बराबर u2, v1 बराबर क्या आ चुका है u2, और दूसरा जो प्रतिबिंब है वो v2 बराबर u1 आ जाएगा। ये इसकी बड़ी सी कैलकुलेशन लिखी है, इसमें फंसने का नहीं है, तुम्हें ये बात पूरी ऐसे कैसे ध्यान में रखनी है, क्लियर बात। तो आगे अपन बात करेंगे, लेंस की दो स्थितियों के लिए बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां परस्पर परिवर्तित की जा सकती है। लेंस की दो स्थितियों के लिए, चूंकि ये वही बात बोली कि अपन इन दूरियों को परस्पर परिवर्तित कर सकते हैं, क्लियर। फिर हमारे पास में इनकी आवर्धन क्षमता आ जाएगी, तो m1 गुणा m2 बराबर आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट I1 I2, इसको भी ध्यान रखेंगे अपन।
फिर लेंस की एक सतह को रज्जित कर दिया जाए कि अगर अपन लेंस के पास दो सतह हैं, उनमें से अगर किसी एक सतह को अपन क्या कर दें, रज्जित कर दें, अपन यहां पर पॉलिश कर दें, तो हमारे पास में इसकी जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में ये हो जाएगी 2p प्लस pm, ये आ जाएगी pl। क्लियर बात। जब समतल सतह रज्जित होती है तो हमारे पास में फोकस आ जाती है कुछ इस तरीके से, फोकस दूरी f बराबर r बटा 2 म्यू माइनस 1, और उत्तल सतह रज्जित होती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, r बटा 2 म्यू। बात क्लियर है। तो आगे हम बात कर लेंगे प्रकाशीय उपकरण, ये अंतिम टॉपिक है हमारे पास इस टॉपिक का। इन प्रकाशीय उपकरणों की अगर बात करें बेटा जी, हमारे पास सबसे पहले आता है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब डी पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब हमें डी दूरी पर बनता हुआ दिखाई देगा तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 प्लस डी बटा एफ, क्या हो जाएगी आवर्धन क्षमता, मैग्निफिशिंग पावर, तो ये 1 प्लस डी बटा एफ आ जाएगा। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो डी बटा एफ हो जाएगा, डी बटा एफ के बराबर आएगा। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अगर अपन बात करें तो ये खेल आ जाएगा, और आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है तो ये हमारे पास में इसका सूत्र रहेगा। नली की लंबाई करें कि नली की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो वी नॉट प्लस वी यू ई आ जाएगा, और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हमारे पास में ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर बात। फिर हमारे पास में आता है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी के लिए अगर अपन बात करें तो हमारे पास में आवर्धन क्षमता बराबर 1 माइनस एफ नोट बटा यू ई आ जाएगा, और आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता बराबर माइनस, आवर्धन क्षमता बराबर आ जाएगा माइनस एफ नोट बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा डी, ये आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर बात। फिर आगे हम देखें बेटा तो गैलीलियन दूरदर्शी के लिए अपन बात करते हैं, आवर्धन क्षमता ये हो जाएगी। क्लियर बात। और नली की जो लंबाई है वो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी। ठीक है। फिर ये दोष युक्त नेत्र हैं कुछ इस तरीके से, और दोष रहित नेत्र हैं, यहां पर हमने लेंस लगा रखा है तो ये कुछ इस तरीके से। देखिए दोष, ये बिना लेंसों की अगर अपन बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दो आपकी किरणें रहेगी बीच में, यहां पर इनके बीच में इंटरसेक्शन हो जाएगा। और दोष रहित होंगे, लेंस लगा दिया हमने तो लेंसों से किरण जाएगी और ये प्रतिबिंब यहां बनता हुआ अपने को दिखाई देगा। क्लियर। फिर इसमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, किंतु पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। यहां पर प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है दोष युक्त नेत्र में। इसमें दोष युक्त नेत्र में दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, किंतु पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। किसको प्रयुक्त किया जाता है? अवतल लेंस को, जिसमें हमारे पास में ये आ गया है कुछ इस तरीके से 1 बटा एफ बराबर पी और एफ बराबर माइनस एफ डॉट पी। क्लियर बात। इसको अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे हम बात करें दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष, ये दोष युक्त नेत्र है जिसमें प्रतिबिंब यहां पर रेटिना के पीछे बन रहा है, और दोष रही जब अपन लेंस लगा देंगे तो ये रेटिना पर ही बनने लगेगा। इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इन वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। क्या बोला है? इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इन वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। किसको प्रयुक्त करते हैं अपन? उत्तल लेंस को प्रयुक्त करते हैं। बात क्लियर है? ये अपने को पता होना चाहिए। तो बेटा जी आज का हमारा ये चैप्टर था पूरा का पूरा। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, लेकिन फॉर्मूले हैं वो याद करने पड़ेंगे और ध्यान से चिन्ह परिपाटी को समझो, एक एक शर्त पढ़ते जाओ। क्लियर बात। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बेटा जी।